गर्मी में जादुई नारियल पानी का स्विमिंग पूल। बेलापुर नाम के एक छोटे से गांव में गरीब लोग गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनके गांव में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ा करती थी और उन लोगों के पास इस गर्मी से छुटकारा पाने के लिए कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इसलिए आज भी गांव के चौराहे पर खड़े कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, इस साल तो गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया है। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं मुखिया के घर पे बने स्विमिंग पूल में जाकर दिन भर तैरता ही रहूं। अरे हाँ, क्यों नहीं भाई। वो घमंडी मुखिया अपने परिवार के सिवा और किसी को भी स्विमिंग पूल में घुसने तक नहीं देता, तो हम जैसे गाँव के गरीब लोगों को कहाँ से घुसने देगा। अरे शुक्र मनाओ मनोज भाई का, जो हमें इतनी गर्मी में भी ठंडा ठंडा नारियल पानी निकाल के पिला रहा है, वरना हम लोगों का इस गर्मी में बुरा हाल हो जाता। हाँ मनोज भाई, आपके नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीकर तो इस गर्मी में हम लोगों को राहत मिल जाती है, वरना हम गरीबों के नसीब में ठंडा ठंडा नारियल पानी पीना कहाँ लिखा है। वैसे मनोज भाई, तुम्हारे खेत में इस बार नारियल के पेड़ तो लग गए हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, नारियल पानी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ना ही हमारे गाँव में इसकी ज्यादा पैदावार होती है। हाँ मनोज भाई, इसलिए तुम्हें अपने नारियल बेचने हो तो शहर जाकर बेचना। सुना है शहर के लोगों को नारियल पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह कुछ दिन बाद मनोज के खेत में नारियल के पेड़ पर बहुत सारे हरे भरे नारियल लग जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि मनोज के नारियल के पेड़ पर जो नारियल लगे हुए थे वो साइज में काफी बड़े होते हैं और ये देखकर मनोज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसलिए वो सबसे पहले एक नारियल तोड़कर अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी कीर्ति को नारियल पानी पीने के लिए देता है, क्योंकि कीर्ति को नारियल पानी पीना बहुत पसंद था। इसलिए वो अपने पिता से कहती है, अरे वाह पिताजी, ये नारियल पानी तो बहुत ही ज्यादा ठंडा और मीठा है। मुझे तो इतनी गर्मी में इतना ठंडा नारियल पानी पीकर मजा ही आ गया। हाँ बेटी, इस साल हमारे नारियल के पेड़ पर बहुत ही बड़े और हरे भरे नारियल लगे हैं, इसलिए मैं कल ही शहर जाकर अपने कुछ नारियल पानी बेच आऊंगा। इतना कहकर मनोज अगले दिन से ही शहर जाकर अपने नारियल पानी बेचने लगता है और कुछ नारियल पानी वो अपने गाँव के लोगों को भी बेचता है और उसके नारियल का ठंडा ठंडा पानी पीकर गांव के लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी बीच मनोज की अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन गुजार रहा होता है। लेकिन कभी एक दिन जब मनोज नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा होता है, उसी बीच मनोज का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैरों में काफी चोटें आती है और वो पैरालाइज हो जाता है। और अपने पति की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी सावित्री अपना घर चलाने के लिए गर्मी की करकराती धूप में इधर से उधर घूमकर नारियल पानी बेचने लगती है। और जब शाम को वो घर वापस आती है तो अपने पति से कहती है, अरे देखिए जी, आज मैंने पहले ही दिन कितनी अच्छी कमाई कर ली है। आपको पता है, हमारे सारे नारियल पानी बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है सावित्री, जो नारियल बेचकर तुम्हें कुछ पैसे मिल गए। अब तुम इन पैसों से घर का राशन ले आओ। मनोज की बात सुनकर सावित्री उन पैसों से घर का राशन भरवा लेती है और वह इसी तरह हर रोज गर्मी की दोपहर में गली गली घूमकर नारियल पानी बेचने लगती है। तभी एक दिन कीर्ति भी अपनी माँ के साथ नारियल पानी बेचने जाती है और वापस घर लौटते समय कीर्ति की नजर मुखिया के घर के बाहर बने स्विमिंग पूल पर जाती है, जिसे देखकर कीर्ति अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा भी बहुत मन कर रहा है इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने का, तो क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ना वो मुखिया कितना घमंडी है, इसलिए तुम चुपचाप से मेरे साथ घर चलो। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कीर्ति उदास होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस स्विमिंग पूल पर ही रहता है और इतनी गर्मी में उसके घर में कोई भी पंखा न होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसलिए वो मन ही मन सोचती है, काश हमारे घर के आंगन में भी एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होता जिसमें मैं दिन रात तैर सकती और मुझे इस गर्मी का एहसास भी नहीं होता। अपनी बेटी को इस तरह दुखी देखकर सावित्री कहती है, हे भगवान,
काश मैं अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को भी पूरा कर पाती, लेकिन इस गरीबी में मैं भला क्या ही कर सकती हूँ। सावित्री इतना कह ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके घर में पड़े एक नारियल पानी के ऊपर जाती है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दुकान से एक खाद खरीद कर लाती है, जो वो उस नारियल पानी के चारों तरफ लगा देती है। और अगले दिन ही वो नारियल पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और सावित्री उसे काटकर एक स्विमिंग पूल का आकार बना देती है, जिसके बाद वो बड़ा सा नारियल पानी एक स्विमिंग पूल में बदल जाता है। और ये देखकर कीर्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, क्या बात है माँ, आपने तो कमाल ही कर दिया, नारियल पानी का इतना बड़ा स्विमिंग पूल, ये तो दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब तो मैं इसमें जी भर के नहा सकती हूँ और इसका ठंडा ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा सकती हूँ। इतना कहकर कीर्ति फटाफट से उस नारियल पानी के बने स्विमिंग पूल में जाकर तैरने लगती है और उस नारियल पानी का मीठा पानी पीकर अपनी प्यास भी बुझा लेती है और साथ ही साथ वो अपनी सारी सहेलियों को भी अपने नारियल पानी के बने स्विमिंग पूल में तैरने के लिए बुला लेती है। और इसी तरह से गांव के कुछ और लोग भी सावित्री को अपने घर के आंगन में इसी तरह का स्विमिंग पूल बनाने का ऑर्डर देने लगते हैं, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगते हैं। और इसी तरह वे अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है और अब वो अपने परिवार के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों का जादू। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक गांव में सुनील अपनी बहन प्रिया के साथ रहा करता था। सुनील के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब से सुनील ही अपनी बहन प्रिया की देखभाल किया करता था। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, लेकिन वे दोनों बहुत ही गरीब थे। सुनील बड़ी मुश्किल से दूसरों के छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमा लिया करता था। उन्हीं से दोनों भाई बहनों का गुजारा चला करता था। सुनील ने अपनी पढ़ाई अपनी बहन की परवरिश करने के लिए छोड़ दी थी, लेकिन उसने अपनी बहन प्रिया को गांव के ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला रखा था, ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और एक अच्छी नौकरी कर पाए, ताकि उसकी एक अच्छे लड़के से शादी हो सके और वह जीवन भर सुखी रहे। सुनील ने अपनी बहन प्रिया के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन उनकी गरीबी ने उनका जीना हराम कर दिया हुआ था। बहुत मेहनत करने के बाद भी सुनील इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि वह दोनों भाई बहन रोज पेट भर खाना खाकर सो सके। सपनों को पूरा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो पाता था। एक दिन जब प्रिया स्कूल से पढ़कर घर आती है, तो वह कुछ देर बाहर खेल रही पड़ोस की दो बच्चियों जिया और सिया के पास खेलने के लिए चली जाती है। खेलते खेलते उसकी नजर उन दोनों के हाथों पर पड़ती है। उन दोनों लड़कियों ने बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रखी थी। उन रंग बिरंगी चूड़ियों को देखकर प्रिया का भी मन चूड़ियों को पहनने का करने लगता है। इसलिए प्रिया सिया से कहती है, सिया तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और इन चूड़ियों को पहनने की वजह से तुम्हारे हाथों की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ प्रिया, मेरे हाथों की सुंदरता तो इनको पहनने से ही बढ़ेगी ही ना। आखिर ये चूड़ियां कोई मामूली चूड़ियां थोड़ी ही ना है। इन सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियों को मेरे पिताजी दूसरे शहर से लेकर आए हैं, मेरे और जिया के लिए, और इनकी कीमत भी यहाँ मिलने वाली चूड़ियों से 4 गुना ज्यादा है, इसलिए यह सुंदर तो लगेगी ही ना। सिया, क्या तुम अपनी चूड़ियों में से कुछ चूड़ियाँ मुझे दोगी पहनने के लिए? मैं बस थोड़ी देर पहनकर तुम्हें वापस कर दूंगी। इतनी सुंदर चूड़ियों को देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि काश मैं भी इनको एक बार पहन पाती। ठीक है प्रिया, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हें अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियाँ दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि यह कहीं टूट न जाए, क्योंकि अगर यह टूट गई तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी और दोबारा मुझे जल्दी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी अब शहर 1 साल बाद ही जाएंगे।
ठीक है सिया, मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी चूड़ियाँ टूट ना पाए और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें वापस भी लौटा दूंगी। सिया प्रिया को अपनी चूड़ियों में से 4 चूड़ियाँ निकाल कर दे देती है। उसके बाद तीनों वापस से खेलने लगती है। तभी अचानक सिया की माँ जिया और सिया दोनों को अंदर बुला लेती है। जल्दीबाजी में सिया प्रिया से अपनी चूड़ियाँ लेना भूल जाती है और घर में चली जाती है। उसने सिया को चूड़ियाँ वापस नहीं करी और वह अपने घर वापस आ जाती है और घर का काम करने लगती है। तभी अचानक बर्तन धोते समय प्रिया से सिया की 2 चूड़ियाँ टूट जाती है। चूड़ियाँ टूटते ही प्रिया रोने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया। सिया ने मुझे अपनी चूड़ियाँ इसी शर्त पर पहनने के लिए दी थी कि मैं उसकी चूड़ियों का ध्यान रखूंगी और उन्हें टूटने नहीं दूंगी और कुछ देर पहनकर उसे वापस कर दूंगी, लेकिन यह चूड़ियाँ तो मुझसे टूट गई। अब मैं सिया को चूड़ियाँ कैसे वापस करूंगी, और अगर मैंने सिया की चूड़ियाँ उसे वापस ना की तो वह मुझे चोर समझेगी और दोबारा कभी मुझसे बात भी नहीं करेगी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे सिया को उसकी चूड़ियां वापस करूं। चूड़ियों के टूटने के गम के कारण प्रिया रोने लगती है और यह सोचकर घर से निकल जाती है कि अगर वह घर में रही और सिया चूड़ी वापस मांगने आई तो वह उसे चूड़ियाँ वापस कैसे देगी। घर से निकलने के बाद वह रोते रोते रास्ते पर चल रही होती है। चूड़ियों के टूट जाने के दुख के कारण उसे होश ही नहीं रहता कि कब वह चलते चलते घने जंगलों में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह जंगलों में पहुंचती है, अचानक उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज सुनकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वह थोड़ा और आगे चलती है तो देखती है कि एक परी को किसी ने बांध रखा था और वह ही बचाने के लिए आवाज लगा रही थी। प्रिया तुरंत जाकर परी को खोलती है और उससे पूछती है, हे परी रानी, आपको यहाँ किसने बांध दिया था और आप अपनी शक्तियों को यूज करके खुद को क्यों नहीं छुड़ा पा रही थी। बेटी, मुझे यहाँ एक जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों से बांध दिया था, इसलिए मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रही थी, लेकिन तुमने मुझे खोलकर मुझे उस बंधन से आजाद करवाया है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटी, यह तो बताओ कि आखिर तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो। परी के पूछने पर प्रिया परी को सारी बात बता देती है कि कैसे उससे उसकी दोस्त की दी हुई चूड़ियाँ टूट गई है और वह खुद इतनी गरीब है कि चूड़ियाँ खरीद कर उसे वापस नहीं कर सकती है, और इसी उलझन में वह इस घने जंगल में आ गई थी। प्रिया की बात सुनकर परी को उस पर दया आ जाती है और वह अपनी जादुई छड़ी घुमाकर 1 दर्जन रंग बिरंगी चूड़ियाँ प्रिया को दे देती है और कहती है, बेटी, यह जादुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ है। इन चूड़ियों से तुम जितनी चाहो उतनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियाँ मांग सकती हो। इन जादुई चूड़ियों से और चूड़ियाँ मांगकर तुम अपनी दोस्त की टूटी हुई चूड़ियाँ वापस कर देना और अपनी एक चूड़ी की दुकान खोल लेना, और उससे तुम्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगेगी, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई परी की जादुई रंग बिरंगी चूड़ियाँ लेकर प्रिया वापस अपने घर आ जाती है और उन जादुई रंग बिरंगी चूड़ियों से रंग बिरंगी चूड़ियाँ मांगकर अपनी दोस्त सिया को उसकी दी हुई चूड़ियाँ वापस कर देती है, और उन्हीं चूड़ियों से वह एक रोज ढेर सारी चूड़ियाँ मांगकर बेचने लगती है और कुछ ही दिनों में उनकी गरीबी खत्म हो जाती है और वह दोनों गांव के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं। जादुई चूड़ियों की मदद से दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में पायल नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माँ बाबा नहीं थे, पर उसकी एक छोटी बहन थी, सुहाना, जिसकी जिम्मेदारी भी पायल के ऊपर ही थी।
पायल ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से उसे गांव के सेठानी के घर झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह पायल अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही होती है। लेकिन किसी कारणवश सेठ को पूरे परिवार के साथ विदेश जाना पड़ जाता है। पायल, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं पायल, तुम्हारे साहब को विदेश में नौकरी लग गई है और हम सभी विदेश जा रहे हैं। यह सुनकर पायल बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। पायल को उदास देखकर उसकी छोटी बहन सुहाना बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी, आपने कहा था इस बार आपको जब सैलरी मिलेगी तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप डॉल लाना भूल गई, इसीलिए उदास हो। हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए डॉल नहीं लेकर आई। कोई बात नहीं दीदी, आप दुखी मत हो, आप कल ले आना डॉल, मैं एक दिन और इंतजार कर लूंगी। पायल को समझ नहीं आता है कि आखिर अब उसे कहाँ काम मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन पायल काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक लड़की अकेले जोर जोर से रो रही है। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? कोई परेशानी है तो मुझसे बोल सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। पायल उसे सहारा देकर एक पार्क में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वह लड़की एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप एक परी हो? हाँ, मैं सिंड्रेला परी हूँ। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर खेलते खेलते मेरी पैर फिसल गए और मैं पानी में गिर पड़ी, जिस वजह से मेरी जादुई शक्ति काम नहीं कर पा रहे थे और मैं उड़ भी नहीं पा रही थी। लेकिन तुमने मुझे धूप में लाकर मेरी बहुत मदद की है, जिसके वजह से मुझे अपनी जादुई शक्ति वापस मिल गई। इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी बहुत परेशान हो, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? तभी पायल परी से सारी बातें बताती है। तभी परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और एक सुंदर सा तस्वीर प्रकट हो जाती है। इस तस्वीर में एक बहुत ही सुंदर घर बना हुआ था। परी पायल को तस्वीर देते हुए बोलती है, पायल, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर टांग लेना। अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलोगी और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा ही घर दिखे तो उसके अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितने की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच की तो घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो ये घर तुम्हें हर जगह दिखेगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी पायल को वो तस्वीर देकर अपने परी लोक चली जाती है। पायल भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर के दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरे दिन काम ढूंढने के बाद आज भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक तस्वीर वाला घर दिखाई देता है।
पायल घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर जरूरत की हर सामान और बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने भी उपलब्ध होते हैं। मुझे तो बस अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़े खाने का सामान ही चाहिए। पायल अपने घर की जरूरत का थोड़ा सामान और खिलौना लेकर अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर पायल सुहाना को खिलौना देती है। दीदी, यह खिलौना तो बहुत अच्छे हैं। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू दीदी। खिलौने पाकर सुहाना बहुत खुश होती है। एक दिन की बात है, पायल के पड़ोस में रहने वाली शांति चाची की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक न होने की वजह से पायल सोचती है, अगर मेरे पास उस घर का पता होता तो मैं जल्दी से काकी के लिए वहाँ से दवाई लाकर दे देती, जिससे काकी जल्दी ठीक हो जाती। पायल के ऐसा सोचते ही अचानक से वो जादुई घर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काकी के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह पायल गांव के सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। उसे जब भी कोई मुसीबत में दिखता वह उसके लिए उस जादुई घर से सामान लाकर दे देती है। इधर पायल को लोगों की इस तरह मदद करते देख उसकी सहेली प्रिया सोचती है, ये पायल तो कोई काम भी नहीं करती, फिर यह लोगों की इतनी मदद कैसे कर रही है? आखिर इसके पास इतने पैसे और सामान कहाँ से आ गए? मुझे पता करना होगा। ये सोचकर प्रिया उसका पीछा करती है। उसका पीछा करते करते प्रिया देखती है कि पायल एक घर के अंदर जाती है और वहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर बाहर आती है। अच्छा, तो ये बात है। पायल यह सब चीजें इस जादुई घर से लेकर आती है। आ जाने दो पायल की बच्ची को, मैं भी उसके पीछे उस घर के अंदर जाकर देखूं तो आखिर ऐसा क्या चीज है उस घर के अंदर। अगले दिन प्रिया चुपके से पायल का पीछा करते हुए उस जादुई घर के अंदर घुस जाती है। घर के अंदर जरूरत की इतनी सारी चीजें को देखकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है। इधर इन सब चीजों से बेखबर पायल जैसे ही घर से अपने जरूरत की चीजों को उठाती है, उसके हाथ लगाते ही चीजें गायब होने लगती है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये चीजें अचानक कैसे गायब हो रही है? पायल समझ जाती है कि उसके साथ कोई दूसरा भी जादुई घर में घुस आया है। वह जैसे ही पीछे पलटती है तो उसके पीछे उसकी सहेली प्रिया खड़ी होती है। और ये क्या? अचानक से वो जादुई घर पूरी तरह से गायब हो गया और दोनों एक खुले मैदान में खड़े हुए मिलते हैं। प्रिया, तुम अंदर कैसे आई? आने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। इस तरह पीछे पीछे घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी वजह से जादुई घर गायब हो गया। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूँगी? लेकिन ये घर गायब क्यों हो गया? यह एक जादुई घर था जिसमें सिर्फ मैं ही जा सकती थी और मैं ही उसके अंदर से जरूरत का सामान ला सकती थी। पर तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से जादुई घर गायब हो गया। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे ये बात पता नहीं था कि मेरे घर के अंदर आने से घर गायब हो जाएगा। घर के गायब हो जाने से पायल बहुत परेशान हो जाती है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है। तभी वो परी आसमान से उतरकर एक बार फिर आती है और पायल से कहती है, पायल, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, पर तुम्हारे इन दोस्त के आने से यह जादुई घर गायब हो गया। पर कोई बात नहीं पायल, अब तुम्हें इस घर की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब इतने संपन्न और मेहनती हो चुकी हो और तुम्हारे अंदर इतनी दया की भावना भर चुकी है कि अब तुम्हें कहीं भी कोई भी बड़ी आसानी से काम दे देगा। आखिर तुमने इतने लोगों की मदद जो की है,
आप सही कह रही हो जादुई परी। अब मुझे इस जादुई घर की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ पूरा गांव है। ठीक है पायल, अब हमेशा खुश रहो और खूब मेहनत करो। इतना बोलकर परी वापस परी लोक चली जाती है। मुझे माफ कर दो पायल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देनी चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और केवल अपने आप पर ही भरोसा करना चाहिए। आज मेरी वजह से जादुई घर हमेशा के लिए गायब हो गया। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी बहन, हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए।